नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है निदानात्मक परीक्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुसार के हिसाब से निदानात्मक परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आपके सामने एक चित्र लगाया गया है जिसमें एक डॉक्टर एक पेशेंट को स्टेथोस्कोप लेके कुछ जांच कर रहा है। डायग्नोसिस वर्ड जो मुख्य रूप से आया है ये मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान का शब्द है। अधिकतर छात्रों में डायग्नोसिस और रेमेडीज इसको लेके भ्रम रहता है। कई बार हम लोग निदान का मतलब प्रॉब्लम के समाप्त होने से लगाते हैं या ट्रीटमेंट या उपचार से लगाते हैं, जो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें टेस्ट लिख के देता है या स्टेथोस्कोप से जो चेक करता है वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद जो हमें वो दवाइयाँ देता है वो रेमेडीज की श्रेणी में, उपचार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किए जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं या पहचान के लिए किए जाते हैं कि छात्रों को अगर कुछ डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते क्या हैं, शिक्षा में निदानात्मक परीक्षण क्या है। पहली बात तो यह है कि यह उपलब्धि परीक्षणों के ही भाग होते हैं, लेकिन निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य जो होता है वो अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक इसलिए होता है क्योंकि निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं वो लर्निंग डिफिकल्टीज या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण अंकन का कार्य करते हैं या प्रोग्रेस का पता या निर्धारण करने का कार्य करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं वो जटिल होते हैं थोड़े, और इनका क्षेत्र भी थोड़ा व्यापक होता है उपलब्धि परीक्षणों से प्रक्रिया के रूप में। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं, जो हमारे निदानात्मक परीक्षण हैं, वो छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण है और शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार शिक्षक को अगर व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान नहीं होता है, तो सारे के सारे छात्रों को एक ही विधि से या एक ही पैटर्न जो होता है उसी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो अंडर अचीवर्स छात्र होते हैं हमारे, जो कम बुद्धिमान छात्र होते हैं, वो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जहां छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं अध्यापकों या टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि निदानात्मक परीक्षणों के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहली चीज आप देख रहे हैं इसमें छात्रों की कठिनाई, कमियों व कमजोरियों का पता लगाना, जो कि मैंने आपको डॉक्टर वाली जो स्लाइड थी आगे उसमें भी समझाने का प्रयास किया था कि आइडेंटिफाई करना इसका काम होता है। इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम लोग रेमेडियल कहते हैं, उपचारात्मक, या रेमेडियल टीचिंग या रेमेडीज करना या उपचार देना होता है। पहले से ही दूसरा निकल के आया अवरोधक तत्वों का पता लगाना, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन बच्चे को देते हैं जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब कुछ है, अगर बच्चा उस प्रश्न को नहीं कर पा रहा है तो हम थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं और हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे को कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग उसके रेमेडीज करने का, उसकी पहचान करके उसकी रेमेडीज करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना। जी बिल्कुल क्लियर है, ऊपर की दो जो पॉइंट्स हैं उनसे अगर ये चीज़ें हम लोग जान पाते हैं तो उससे क्या होगा, इससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार आएगा। इसके बाद है पिछड़े छात्रों की विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाना। तो सामान्य छात्रों के साथ साथ कई बैकवर्ड छात्र या पिछले छात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक प्रमुख उद्देश्य उन छात्रों की कठिनाइयों का भी पता लगाना है। अब अगला लिखा गया है पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक संबंधी कार्य। पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक में कई बार ऐसी चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो बच्चे के इंटेलेक्ट या उसकी बौद्धिक क्षमता से ऊपरी स्तर की होती हैं। तो कई बार हमें यह भी ज्ञात हो जाता है डायग्नोस्टिक अप्रोच से कि यह छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, या उनके अनुकूल है या नहीं है। तो ये हो गए निदानात्मक परीक्षणों के प्रमुख उद्देश्य। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि उपलब्धि व नैदानिक परीक्षणों में क्या अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया। अब नैदानिक परीक्षणों की हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर होता है।
उपलब्धि परीक्षणों की हम लोग बात करें तो इन परीक्षणों में अंकों को महत्व दिया जाता है, जबकि नैदानिक परीक्षण जो होते हैं इसमें अंकन नहीं किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की बात करें, मैंने आपको कहा कि इसमें अंकों को महत्व दिया जाता है। उपलब्धि परीक्षण को हम लोग टर्म एंड एग्जामिनेशन के हिसाब से ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों को अंक प्रदान किए जाते हैं, उनका अंकन किया जाता है। जबकि नैदानिक परीक्षण जो होता है इसमें अंक ना देकर प्रॉब्लम्स या समस्या केंद्रित ये होता है, समस्या जानने का प्रयास बच्चे की किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का दूसरा है पाठ्यवस्तु का आकार विस्तृत होता है। मैंने आपको पहले बताया कि टर्म एंड एग्जामिनेशन या इस तरीके के जो बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, बड़े एग्जामिनेशन तो नहीं कहेंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन इसका एग्जाम्पल है, तो पूरी की पूरी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जबकि नैदानिक परीक्षण जो होते हैं वो विशिष्ट व संकुचित होते हैं। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सब टॉपिक्स या सब डिविजन्स में हम लोग इसे बांट सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे को कमी या कठिनाई कहाँ पर आ रही है। ऊपर के दो जो अंतर है उसी में से तीसरी चीज निकल के आई है कि उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, अंकन किया जाता है तो सीधे सीधे कहा गया है मात्रात्मक होते हैं। जबकि नैदानिक परीक्षण जो होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। इसमें कमियों को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में क्षेत्र सीमित होता है। जी बिल्कुल सीमित होता है, क्योंकि केवल अंक देने का प्रयास किया जा रहा है, अंक दिए जाते हैं बच्चे को, तो प्रक्रिया के रूप में इसका क्षेत्र सीमित होता है। जबकि नैदानिक परीक्षणों का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। इसलिए व्यापक होता है क्योंकि प्रक्रिया के रूप में अंक तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उससे जटिल चीज यानी उससे जो जटिल तथ्य है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है यह जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कहा गया है नैदानिक परीक्षण जो है उनका प्रक्रिया के रूप में क्षेत्र व्यापक होता है। आगे देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण में अगला लिखा गया है पूर्व निर्धारित मानदंड या तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल आधारित होता है। पूर्व निर्धारित मानदंड यानी कि हम लोग कह सकते हैं, सिंपल एग्जांपल, 60% वाला फर्स्ट डिवीजन, 45% वाला सेकंड डिवीजन या 33% वाला पास, इसके एक निश्चित या निर्धारित मानदंड होते हैं। जबकि नैदानिक परीक्षण में ऐसा नहीं होता है, तो इस आधार पर ये बिल्कुल अलग है। उपलब्धि परीक्षण की प्रकृति स्वतंत्र होती है, यह अपने आप में एक संपूर्ण परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण इसकी प्रकृति स्वतंत्र है, जबकि नैदानिक परीक्षण जो होते हैं वह एक तरीके से उपलब्धि परीक्षणों के ही भाग हैं या उसी का फॉलोअप है, उसी के पीछे चलने वाले हैं। इसके बाद अगला है उपलब्धि परीक्षणों में निर्धारण किया जाता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। जबकि नैदानिक परीक्षणों की हम लोग बात करें तो इसमें पहचान की जाती है कि बच्चे को जो डिफिकल्टी आ रही है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। उपलब्धि परीक्षण परिणाम केंद्रित होते हैं, नैदानिक परीक्षण समस्या केंद्रित होते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल ऊपर से ही मिलता जुलता है। परिणाम केंद्रित मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन जैसे हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा जोर जो दिया जाता है वो रिजल्ट्स पे दिया जाता है, जबकि नैदानिक परीक्षणों में जो ज़्यादा जोर दिया जाता है वो प्रॉब्लम पे दिया जाता है। दो अंग्रेजी के शब्द नीचे लिखे गए हैं। उपलब्धि परीक्षण में लिखा है हाउ मच, मतलब कितना सीख लिया है, यानी कि ये प्रोग्रेस का ज्ञान कराने के लिए किए जाते हैं, प्रगति का ज्ञान कराने के लिए किए जाते हैं। जबकि नैदानिक परीक्षण में है वाई अनेबल, मीन्स वाई स्टूडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म और लर्न, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ही इज फेसिंग और व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स। तो यह अंतर है नैदानिक और उपलब्धि परीक्षण में। नैदानिक परीक्षणों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल वी द टीचर्स में। उम्मीद है आपकी समझ में नैदानिक परीक्षण आया होगा। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।